Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सुरक्षा या सिक्योरिटी शब्द की एक यात्रा पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे उस दुनिया से जहां सुरक्षा का मतलब था टैंक, मिसाइलें और सरहदों पर तैनात सैनिक। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कैसे आज ये यात्रा हमें ग्लोबल वार्मिंग, महामारियों और यहाँ तक कि भुखमरी जैसे मुद्दों तक ले आई है। और इस पूरी यात्रा के लिए हमारा गाइड है एनसीईआरटी की क्लास 12 की किताब कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 7, समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो यूपीएससी की तैयारी के लिए एक बेहद जरूरी चैप्टर है। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी असल में इस चैप्टर के आइडियाज पर कैसे सवाल पूछता है, रियल सवाल। बिल्कुल। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहने की हिम्मत देता है। तो सुरक्षा, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बॉर्डर, फौज, युद्ध, मतलब वही सब आता है ना? हाँ बिल्कुल, और ज्यादातर तो यही रहा है। और इसी सोच को हम पारंपरिक धारणा या कह लें ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। अच्छा, पारंपरिक धारणा। इसका फंडा बहुत सीधा है। एक देश को सबसे बड़ा खतरा दूसरे देश से? दूसरे देश से। एग्जैक्टली। खतरा किस बात का? खतरा है सैन्य हमले का। कोई दूसरा देश आप पर हमला करके आपकी जमीन पर कब्जा कर सकता है, आपकी सरकार गिरा सकता है। मतलब आपकी पूरी पहचान को ही खतरे में डाल सकता है। हाँ, और ये पहचान मतलब देश की संप्रभुता, उसकी आजादी और उसकी सीमाओं की अखंडता, जिन्हें हम सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कहते हैं। सही। तो इस पारंपरिक सोच के हिसाब से देश खुद को बचाते कैसे थे? मतलब क्या तरीके हैं? देखिए, इसके 4 क्लासिक तरीके हैं। पहला है अवरोध यानी डिटरेंस। अवरोध मतलब दुश्मन को डरा कर रखना। हाँ, बेसिकली वही। खुद को इतना ताकतवर बना लो कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। उसे पता हो कि अगर उसने हमला किया तो उसे इतना नुकसान होगा कि जीतने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है रक्षा या डिफेंस। मतलब अगर डिटरेंस फेल हो गया और युद्ध छिड़ गया तो आप लड़कर खुद को बचा सके और दुश्मन को हरा सके। एग्जैक्टली। और तीसरा शायद पड़ोसियों से जुड़ा है, ताकत का संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल। तीसरा और सबसे दिलचस्प तत्व है शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे मोहल्ले के 2 पहलवान। अगर एक बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो दूसरे को हमेशा खतरा महसूस होगा। इसलिए दूसरा भी कसरत करके अपनी ताकत बढ़ाता है ताकि कोई एक दूसरे पर हावी ना हो सके। हाँ, देशों के बीच भी यही होता है। और चौथा तरीका है गठबंधन बनाना या अलायंस बिल्डिंग। अच्छा, टीम बना लेना। हाँ, जब कई देश मिलकर एक टीम बना लेते हैं तो किसी एक पर हमला करना मतलब पूरी टीम से दुश्मनी मोल लेना। नेटो और पुराना वॉर्सो पैक्ट इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन एक मिनट, ये शक्ति संतुलन वाली जो बात है, ये तो सुनने में एक कभी ना खत्म होने वाली हथियारों की हौड़ जैसी लगती है। हाँ। क्या इससे सुरक्षा बढ़ती है या सिर्फ तनाव? ये तो काफी अस्थिर सिचुएशन लगती है। आपने बहुत सही सवाल उठाया। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। इसीलिए पारंपरिक सुरक्षा के दायरे में ही एक और कॉन्सेप्ट आया। कौन सा? शस्त्र नियंत्रण या आर्म्स कंट्रोल। देशों को समझ आया कि हथियारों की ये अंधी दौड़ खुद एक खतरा है, तो उन्होंने कुछ नियम कानून बनाने की कोशिश की। जैसे कि कुछ खास तरह के हथियारों पर रोक लगाना। एग्जैक्टली। जैसे 1972 की बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC और 1992 की केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC। अच्छा। इन संधियों ने इन भयानक जैविक और रासायनिक हथियारों के उत्पादन और उनको रखने पर ही बैन लगा दिया। और फिर है 1968 की परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT। हाँ, NPT। लेकिन कई देश तो इसे एक तरह का न्यूक्लियर भेदभाव भी मानते हैं। बिल्कुल।
कि कुछ गिने चुने देशों को परमाणु हथियार रखने का हक है और बाकियों को नहीं। क्या ये खुद एक तरह का शक्ति असंतुलन नहीं बनाता? बिल्कुल, और यही वजह है कि भारत जैसे देशों ने इस पे कभी साइन नहीं किया। सही बात है। एनपीटी का तर्क था कि ये नए देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगी, लेकिन ये उन देशों के बारे में कुछ नहीं कहती जिन्होंने पहले ही हथियार बना लिए थे। तो पारंपरिक सुरक्षा की दुनिया ऐसी ही थी, देशों के बीच शक्ति, डर और संधियों का एक जटिल खेल। लेकिन फिर दुनिया बदली और खतरों के परिभाषा भी बदल गए। यहीं से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। सही। क्योंकि अब खतरे सिर्फ दुश्मन देश की सेना या मिसाइल से नहीं है। अब हम अपारंपरिक धारणा यानी नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की दुनिया में आ रहे हैं। सही कहा। इस नई सोच का जो सेंटर है वो राज्य नहीं बल्कि इंसान है। इसे मानव सुरक्षा या ह्यूमन सिक्योरिटी भी कहते हैं। मानव सुरक्षा। इसका मानना है कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ बाहरी हमले से बचना नहीं है, बल्कि भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा और मानवाधिकारों के हनन से भी बचना है। मतलब वो सब कुछ जो इंसान के अस्तित्व और उसकी गरिमा को चोट पहुंचाता है। बिल्कुल। तो इसमें आतंकवाद जैसे खतरे तो आते ही होंगे जो सीधे आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। निश्चित रूप से आतंकवाद पारंपरिक युद्ध के नियमों को नहीं मानता। उसका मकसद ही आम लोगों में डर फैलाकर अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना होता है। लेकिन खतरों की लिस्ट इससे कहीं ज्यादा लंबी है। वैश्विक गरीबी को ही ले लीजिए। गरीबी? वो एक सुरक्षा का खतरा कैसे हो सकती है? देखिए, जब दुनिया के एक हिस्से में लाखों लोग गरीबी में जी रहे हों तो ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सुरक्षा का खतरा है। कैसे? इससे बड़े पैमाने पर पलायन होता है, माइग्रेशन होता है, जो दूसरे देशों में भी सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा करता है। अच्छा, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। मुझे याद है यूपीएससी ने 2013 में सीधे भारत के फूड सिक्योरिटी बिल पर सवाल पूछा था। हाँ, वो सवाल बहुत अच्छा उदाहरण है इस कॉन्सेप्ट का। क्या था वो सवाल? सवाल था, खाद्य सुरक्षा विधेयक से भारत में भूख और कुपोषण को खत्म करने की उम्मीद है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं के साथ साथ डब्ल्यूटीओ में उत्पन्न चिंताओं पर गंभीर रूप से चर्चा करें। वाह! तो इसका मतलब जब सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाती है तो वो सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं चला रही, नहीं, बल्कि वो देश की सुरक्षा पर काम कर रही है। बिल्कुल। ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल। यूपीएससी यही कनेक्शन देखना चाहता है। बिल्कुल। यूपीएससी ये देखना चाहता है कि क्या आप भूख को एक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के तौर पर देख सकते हैं या नहीं, और फिर उसे डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं। सही। इसी तरह किताब में स्वास्थ्य महामारियों का जिक्र है, जैसे HIV, एड्स। किताब तो 2003 के आंकड़े देती है, लेकिन हम सब ने हाल ही में कोविड के समय देखा है कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, हमारी आवाजाही को और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को एक साथ ठप कर सकता है। ये किसी भी सैन्य हमले से कहीं ज्यादा बड़ा सुरक्षा खतरा था। और फिर है पर्यावरण का मुद्दा। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये शायद आने वाले समय का सबसे बड़ा खतरा है। शायद है नहीं, बल्कि बन चुका है। किताब में जिक्र है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब सकता है। 20%? हाँ, और मालदीव जैसे देशों का तो पूरा अस्तित्व ही दांव पर है। और भारत में भी हम इसके असर देख रहे हैं, जैसे उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना। बिल्कुल। ये सब सीधे तौर पर लाखों लोगों के जीवन और उनकी आजीविका से जुड़ा है। ये मानव सुरक्षा का सवाल है। और मुझे लगता है यूपीएससी ने इस पर भी सवाल पूछा होगा। हाँ, बिल्कुल। एक सवाल था, अवैध खनन के क्या परिणाम हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की गो एंड नो गो क्षेत्रों की अवधारणा पर चर्चा करें। अच्छा। यहाँ यूपीएससी अवैध खनन को एक सुरक्षा चुनौती के रूप में देख रहा है। वो जानना चाहता है कि आप ये समझते हैं या नहीं कि कैसे ये पर्यावरण को नष्ट करता है, स्थानीय समुदायों के जीवन को खतरे में डालता है। और फिर सरकार उससे निपटने के लिए गो एंड नो गो जैसी पॉलिसी कैसे बना रही है। ये सिद्धांत और व्यवहार का एक बेहतरीन मिश्रण है। एग्जैक्टली। तो जब खतरे इतने बड़े और वैश्विक हों, आतंकवाद, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, तो कोई एक देश अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। जाहिर है मिलकर ही कुछ करना होगा। और यहीं पर सहयोग मूलक सुरक्षा यानी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि इन नए अपारंपरिक खतरों से सैन्य तरीके से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही निपटा जा सकता है। इसमें सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि बाकी संस्थाएं भी। हाँ, संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, रेड क्रॉस जैसे NGOs और यहाँ तक कि बिल एंड मिलिंगा गेट्स फाउंडेशन जैसे निजी संगठन भी अहम भूमिका निभाते हैं।
तो इस पूरे संदर्भ में भारत की सुरक्षा रणनीति कहाँ खड़ी होती है? क्या भारत सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा पर ध्यान देता है या उसने भी इस बदलते परिदृश्य को अपनाया है? देखा जाए तो भारत की रणनीति एक हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल। हाँ, वो एक पैर पारंपरिक सुरक्षा में मजबूती से जमाए हुए है, लेकिन साथ ही उसका दूसरा पैर अपारंपरिक सुरक्षा पर है। ये दिलचस्प है। भारत ये मानता है कि असली सुरक्षा तब तक नहीं आ सकती जब तक देश के अंदर गरीबी और अस्थिरता है। तो इस हाइब्रिड मॉडल के हिस्से क्या-क्या हैं? इसके 4 मुख्य घटक हैं। पहला, जाहिर तौर पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। ये तो पारंपरिक सुरक्षा का कोर है। बिल्कुल। हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ कई युद्धों में शामिल रहा है। इसीलिए अपनी रक्षा के लिए 1998 में परमाणु परीक्षण करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी समझा गया। ठीक है। और दूसरा घटक? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा घटक है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा एशियाई एकजुटता, निरस्त्रीकरण और यूएन का समर्थन किया ताकि विवादों को शांति से सुलझाया जा सके। हाँ, भारत आज भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। और देश के भीतर की चुनौतियां, जैसे उत्तर पूर्व या कश्मीर में उग्रवाद, ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण घटक है। देश के अंदर की सुरक्षा चुनौतियों से निपटना। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में उग्रवादी समूहों से निपटना भारत की सुरक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। और भारत की कोशिश हमेशा ये रही है कि सैन्य कार्रवाई के साथ साथ एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए इन समस्याओं का हल निकाला जाए और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जाए। और चौथा घटक जो मुझे लगता है वो सीधे सीधे मानव सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल सही। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण घटक है आर्थिक विकास। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो अपने नागरिकों को गरीबी और बेबसी से बाहर निकाल सके। अच्छा। भारत की रणनीति इस विश्वास पर आधारित है कि भूखे पेट और बिना अवसरों के कोई भी देश सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। इसलिए आर्थिक विकास और मानव विकास को एक साथ लेकर चलना इस हाइब्रिड मॉडल का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो साफ है, सुरक्षा एक बहुआयामी मल्टी लेड कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों को गरीबी, बीमारी और पर्यावरणीय आपदाओं से बचाने तक फैली हुई है। सही कहा। और यूपीएससी की तैयारी के लिए इस पारंपरिक और अपारंपरिक विभाजन को समझना और इसे वर्तमान घटनाओं और सरकारी नीतियों से जोड़ना सबसे जरूरी स्किल है। और अंत में श्रोताओं के लिए विचार करने के लिए एक बात बताइए। किताब में गरीबी, पलायन और महामारी जैसे अपारंपरिक खतरों का जिक्र है। अब सोचिए, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन तेज हो रहा है और पानी जैसे संसाधन कम हो रहे हैं, क्या ये संभव है कि ये अपारंपरिक खतरे भविष्य में 2 देशों के बीच पारंपरिक सैन्य संघर्षों का कारण बन जाएं? मतलब पानी को लेके युद्ध? हाँ, पानी को लेके युद्ध। ये सवाल सुरक्षा के भविष्य को लेकर एक नई और बहुत गंभीर बहस को जन्म देता है। वाकई एक सोचने वाली बात है। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण चाहते हैं जो सीधे आपकी तैयारी में मदद करें, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.